2019 के लोन से रेट कम हो गया है। इससे हमारा ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट को इस्तेहकाम मिलेगा। मुझे ये भी बड़ी खुशी है कि डॉलर भी, अब रुपया भी स्टेबल हो रहा है और आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रहा है और इंशाअल्लाह ताला ये अपनी जो ऊंचाई की तरफ जो जाना शुरू हुआ है वो इंशाअल्लाह बरकरार रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते जब मैं हाज़िर हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वक्त शाम के, तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि पेट्रोल वगैरह की कीमत बढ़ाई थी और उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि फिर भी पेट्रोल में, डीज़ल में ख़ास तौर पर काफ़ी नुकसान है और हमको ये रिविज़िट करना पड़ेगा। और IMF के जो माहिदा किया है शौकत तरीन साहब ने और इमरान खान साहब ने, उसके तहत तो ना सिर्फ सब्सिडी नहीं हो सकती बल्कि 30 रुपये का इस पर लेवी लगनी चाहिए और उसके ऊपर 17% टैक्स लगना चाहिए। तो तकरीबन 60-70 रुपये का टैक्स और सब्सिडी ख़त्म होनी चाहिए। जबकि हम आज भी 54 रुपये की सब्सिडी पे डीज़ल पे दे रहे हैं। तो शौकत तरीन के फार्मूले के हिसाब से तो 120-130 रुपये रेट बढ़ जाना चाहिए। हम वहाँ तक नहीं जाएंगे, लेकिन ये रेट बढ़ाना नागुज़ीर है। और क्यों है मैं भी बता दूँ आपको। एक तो ये कि जो इमरान खान साहब और शौकत तरीन साहब ने IMF से माहिदा किया है उसके तहत ये करना ज़रूरी है ये अगली ट्रांच के लिए। लेकिन दूसरा ये है कि इस वक्त जो नुकसान हो रहा है वो इतना ज़्यादा है। 54 रुपये लीटर पे अगर नुकसान हो रहा है मिसाल के तौर पर डीज़ल पे, और एक अरब लीटर बिकता है पाकिस्तान में, तो 54 अरब रुपए का नुकसान एक महीने में हो जाता है। इसी तरह अगर 37 रुपये का नुकसान पेट्रोल पे हो रहा है, जो कि हो रहा है, और 1 अरब बिक जाता है तो वो 37 अरब रुपए ये हो जाता है। तो ये दोनों मिलाकर 54 और 37 मिलाकर तकरीबन 91 अरब रुपए हो जाते हैं। उसके बाद ये जो पोजीशन है मैं आपको बता रहा हूँ कीमतों की, ये थी 31 मई की माफ़ कीजिएगा। उस 31 मई के बाद आपने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस और भी बढ़ गई। अगर उस दिन 110 थी तो मेरे ख्याल से कल 123 की प्राइस हो गई थी। तो बैनुल-अक़वामी मंडी में इसकी प्राइस मज़ीद बढ़ रही है और क्योंकि इसकी प्राइस मज़ीद बढ़ रही है तो इसका नुकसान बढ़ता जा रहा है। और शायद 15 तारीख को अगर जो नई समरी आती है ओगरा की तरफ से तो वो उसमें और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और 120-130 अरब रुपए का नुकसान हो जाएगा। और जैसे मैंने पहले भी गुजारिश करी थी कि अगर आप इसके कंजम्पशन पैटर्न्स को देखें तो डीज़ल कौन इस्तेमाल करता है, पेट्रोल कौन इस्तेमाल करता है, तो सभी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि गाड़ी वाले पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जिसकी बड़ी गाड़ी होती है उसका पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। गरीब लोगों को ज़ाहिर इसका नेगेटिव इफेक्ट तो होता है प्राइस बढ़ाने का। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान सस्ता पेट्रोल सस्ता डीज़ल स्कीम का इनक़ता किया, वो स्टार्ट किया था लास्ट टाइम। और उसके तहत 1,40,00,000 घरानों को 2,000 रुपये महीना दिया गया, जिससे 28 अरब रुपये हमने जून में दिया गया। और हमारी पूरी वो है कि इसको इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं इनफाल हमको यकीनी बनाएंगे कि इसको हम अगले साल कंटिन्यू करें। बजट के अंदर इंशाअल्लाह ताला इसको डाल देंगे। और जैसा मैंने आपसे गुजारिश करी थी शायद पिछली मरतबा भी कि पिछली इस महीने क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाह रहे थे और एक पहली मरतबा शुरू कर रहे थे और जल्द शुरू करना था, तो हमने जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 7.4 मिलियन रेसिपिएंट्स हैं, 74 लाख रेसिपिएंट्स, उनको भी ये स्टाइपेंड दी, उनको भी ये मुआवजा दिया अगर कहना चाहें इस तरह। और जो इसके अलावा जो गरीब लोग हैं जिनकी 40,000 रुपये से आमदन कम है और अगर वो हमको फ़ोन करते हैं 786 पे और उनको हम रजिस्टर करेंगे और उनको भी दे देंगे। तो इस बार हम 1,40,00,000 लोगों को देंगे पैसे, इसमें से कुछ लोगों को डबल मिल रहे होंगे, लेकिन अगली मरतबा ऑब्वियसली डबलिंग ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये पैसे जो है अल्लाह की मेहरबानी से इंशाअल्लाह ताला हम ये देते रहेंगे गरीब लोगों का साथ रखने के लिए। पिछली मरतबा भी आपको पता है कि जब हमें नुकसान हो रहा था तो हमने 30 रुपये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई थी। आज भी हम पेट्रोल की प्राइस उतनी ही बढ़ाएंगे। तो वो 3 जून से 12 बजे रात से ये लागू हो जाएगी प्राइस। और पेट्रोल की प्राइस जो है वो 1 रुपये 79 पैसे 179 रुपीज़ 86 पैसे से बढ़कर 209 रुपये 86 पैसे हो जाएगी। डीज़ल के अंदर भी 30 रुपये, इसके बावजूद भी अभी 9 रुपये तकरीबन 9 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल पर नुकसान हो रहा है हुकूमत को। इस पर 1 पैसा भी टैक्स नहीं है, इस पर नुकसान हो रहा है। इसी तरह डीज़ल के ऊपर हम 174 रुपये 15 पैसे का बेच रहे थे, इस पर भी 30 रुपये प्राइस बढ़ाएंगे और इस पर 204 रुपये 15 पैसे का हो जाएगा। इस पर अब भी ये प्राइस बढ़ाने के बाद भी अब भी 23 रुपये का हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है।
लाइट डीजल ऑयल के ऊपर 148 रुपये की कीमत थी, 148 रुपये 31 पैसे की, इसके ऊपर भी 30 रुपये बढ़ाया गया है और उसके ऊपर 178 रुपये 31 पैसे कीमत होगी। और आखिर में केरोसिन के ऊपर हमने 26 रुपये 38 पैसे सिर्फ बढ़ाए हैं और वो 155 रुपये 56 पैसे से बढ़ के 181 रुपये 94 पैसे हो जाएगी। लेकिन केरोसिन को 26 रुपये 38 पैसे इसलिए बढ़ाया गया जी, 155 रुपये 56 पैसे केरोसिन पे से कीमत हमने 26 रुपये 38 पैसे बढ़ाई है, तो उसके ऊपर 181 रुपये 94 पैसे हो गई। ये 26 रुपये 38 पैसे इसलिए बढ़ाई गई है कि इस पे अब ज़ीरो नुकसान हो गया। अगर हम 30 बढ़ाते तो इस पर 3-4 रुपये टैक्स मिल जाता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को ये एकदम एक्सेप्टेबल नहीं था। हम इस पर टैक्स इस वक्त नहीं लेना चाह रहे, तो इसके ऊपर टैक्स कोई भी नहीं है। तो ये केरोसिन वाहिद चीज़ है जिस पे हुकूमत को नुकसान नहीं हो रहा। बाकी लाइट डीजल ऑयल पे 8 रुपये, पेट्रोल पे 9 रुपये और हाई स्पीड डीजल पे 23 रुपये अब भी नुकसान हो रहा है। तो हम ये बात समझते हैं कि ये इससे गरीब लोगों को और तमाम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस वक्त दुनिया भर के अंदर आपको पता है कि पेट्रोल की कीमतें आसमान से छू गई हैं। हम साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है कि हम सारा साल अगला इंशाअल्लाह, और आज हमने ये अब इंटरनल बजट के अंदर भी बात कर ली, सारा साल हम हत्तुल मुमकान कोशिश करके चीनी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन पे 70 रुपये की बेचते रहेंगे और आटा जो है वो 40 रुपये किलो बेचते रहेंगे। इसकी सब्सिडी हम सारा साल करते रहेंगे, तो गरीब लोगों को वहाँ पर कम से कम हम एक ये महंगाई से रोकेंगे। चीनी आपको 70 रुपये की और आटा 40 रुपये किलो मिलेगा यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन से। इसके अलावा सूबे चाहे, मेरे ख्याल से पंजाब जो है वो 45 रुपये में शायद आटा बेच रहा है सूबे के अंदर, बाकी सूबों का मुझे नहीं इतना एग्जैक्टली पता। और मैं इनकरेज करूँगा तमाम चीफ मिनिस्टर साहिबान को कि वो भी अपनी सूबों के अंदर ये सब्सिडी दें। हम इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में तेल के ऊपर, खुर्दनी तेल के ऊपर, खाने पीने के तेल के ऊपर भी 100 रुपये, घी के ऊपर 100 रुपये किलो सब्सिडी दे रहे हैं और चावल और दाल पे भी सब्सिडी दे रहे हैं, कुछ शायद 15 रुपये की ग़ालिबन। तो ये सब्सिडी चावल और दाल की भी कुछ अरसे तक चलेगी, ये सब्सिडी घी की भी इंशाल्लाह कुछ अरसे तक चलेगी, लेकिन आटे की और चीनी की सब्सिडी पूरा साल चलेगी। ये शहबाज शरीफ साहब ने फ़ैसला फरमा दिया है, तो इंशाल्लाह ये इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे हम। तो हम ये समझते हैं कि इससे महंगाई आएगी, लेकिन हम ये बात मैं लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ कि ये नागुज़ीर था। मुझे इस वक्त IMF से भी फ़ैसला करना, IMF से भी एग्रीमेंट करना है। शौकत साहब ने जो फ़ैसले करे हैं, जो IMF से मुआहदे करे थे, जिसकी खिलाफ वर्जी करी इन्होंने, उससे हमारे बड़े हाथ बांध दिए थे, लेकिन ये मजबूरी थी। और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि एक एमनेस्टी भी उन्होंने दे दी थी, जिसके अंदर आज तक कोई टेकर नहीं आया है। तो वो एमनेस्टी भी 2 जुलाई को एक्सपायर हो जाएगा ऑर्डिनेंस, तो उसको भी हम लाया कि टेकअप नहीं करेंगे, तो एमनेस्टी भी ख़त्म कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ बात करना चाहता था। अगर किसी को सवाल हो। जी खालिक भाई। सर ये बताएंगे ये सारी चीज़ें करने के बाद IMF के दिन आपने एग्री कर ली है, उसकी बेसिस के ऊपर ये कर रहे हैं कि अभी भी इफ्स एंड बट्स मौजूद हैं एक, और दूसरा ये कि आज नेपरा ने 8 रुपये फी यूनिट इजाफे की आपको रिकमेंडेशन दी है, जो अपनी जजमेंट है वो दी। तो ये ऑन टॉप ऑफ 5 रुपीज़ है जो इमरान खान ने सब्सिडी दी। तो ये बताइए कि 1 जुलाई से सारी बंस होगी या इसमें से कुछ आप क्या करेंगे? जी, पहली बात यह कि देखें, IMF से जो माहिदा इंशाल्लाह होगा और हमें यकीन है कि जून के अंदर ये माहिदा हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन IMF बजट भी देखना चाह रहा है, तो हम जो भी रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं वो बजट तक इंशाल्लाह पूरे कर देंगे। IMF से रोज़ बात हो रही है, डेली बेसिस पे बातचीत होती है। कभी अच्छी बात होती है, कभी नहीं भी होती, मैं आपको सच बताऊँ, क्योंकि हर बात हम उनकी नहीं मान सकते। कुछ बातें इनकी मानने भी पड़ती हैं। तो अब जो इन्होंने एग्रीमेंट करे हुए हैं शौकत तरीन साहब ने, उससे पहले जो भी लीडरान ने करे हुए हैं पिछली हुकूमत के, उसके असर से मैं बहुत ज़्यादा तो डाइवर्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पे मैं कोशिश कर सकता हूँ कर लेता हूँ। मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा जून के अंदर मिसाल के तौर पे, लेकिन आई थिंक कि सब्सिडी ख़त्म करनी होगी, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। जहाँ तक बिजली की आपने बात करी, तो ये बेस टैरिफ की एडजस्टमेंट है। जहाँ तक मैंने देखी नहीं है इनकी रिपोर्ट, लेकिन मेरे ख्याल से बेस टैरिफ की एडजस्टमेंट है। तो ये अभी लागू नहीं होती है, ये मेरे ख्याल से जून के बिल में तो लागू नहीं होगी फॉर श्योर। तो जून की जो 12 तारीख को बिलिंग साइकिल होगी उसमें ये लागू नहीं होगी। वो जुलाई के अंदर जब पावर सेक्टर इसके ऊपर जब समरी लेकर आएगा तो उसके बाद देखेंगे, लेकिन फॉर नाउ ये लागू नहीं होती। जी मेहताब भाई। सर
बुनियादी तौर पे अगर IMF के साथ आपकी चीज़ें एग्री होने जा रही हैं तो प्रायर एक्शंस कौन कौन से हैं? ये मैं और आप बैठे हुए ना यहाँ पे ये भी एक प्रायर एक्शन है। नहीं, प्रायर एक्शन नहीं देंगे अभी तो। जब इनसे एग्रीमेंट होगा तो उसके बाद कुछ शायद हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रायर एक्शन हो जो उनके बोर्ड के उससे पहले हों। लेकिन एक जो चीज़ IMF ने एकदम कड़ी शर्त रखी हुई थी कि ये आप जो पेट्रोल पे सब्सिडी वगैरह जो खान साहब ने दी थी अपने मुआहदे के ख़िलाफ़, जो दीगर सब्सिडियाँ दी थी, ये जो एमनेस्टी दी थी, इसको ख़त्म किया जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक DLTL होता है जो आप एक रिबेट्स देते हैं एक्सपोर्टर्स को, 8 महीने तक ECC लेकर बैठा रहा, उसने अप्रूव नहीं किया। और 29 मार्च को जाने से 2-4 दिन पहले जब इनको पता थी कि वो जा रहे हैं, इन्होंने अप्रूव किया, सिर्फ हमको प्रेशर डालने के लिए। लेकिन तो अच्छी बात है कि नोटिफिकेशन नहीं आया, नहीं तो वो भी हम वो कर जाते। अब उनके जो पैसे थे पिछले सालों के 42 अरब रुपए के इस वक्त स्टेट बैंक जो है वो अप्रूव कर चुका है। तो क्यों नहीं पैसे दिए इन्होंने? तो वो पैसे दे देते, वो उन्होंने नहीं दिए पैसे। खैर हम वो सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मार्च के महीने में, मार्च के 15 तारीख के बाद से तो इन्होंने यही सिर्फ करा है कि जहाँ जहाँ सुरंगें बिछा सकते हैं बिछाएं। जी शबाज, फिर उधर आ जाऊँगा। एक मिनट, इसके शबाज आपके पास। शौकत सिंह साहब से लेके अब तक आप जो IMF कह रहा है वो आप लोग मान रहे हैं, पहले थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं फिर मानते हैं, क्योंकि आपकी कमिटमेंट्स वहाँ भी हुई हैं। अब एक बहुत बड़ी चीज़ अभी जो रह गई है, वन ऑफ द थिंग्स नॉट ओनली कि सेनेट क्लास के ऊपर IMF का जो दबाव है स्लैब्स कम करने का, वो अभी भी वो उसके ऊपर खड़े थे। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये वाला दबाव भी आप ले लेंगे या नहीं? और सेकेंडली क्या आप ये जो मुख्तलिफ एपिसोड्स में, फेजेस में आप चीज़ें कर रहे हैं और आप अभी भी ये कह रहे हैं कि IMF से मुआहदा हो जाएगा, क्या ये ज़रूरी नहीं था कि ये सारी चीज़ें वंस फॉर ऑल आप करते और उसके साथ ही एग्रीमेंट अनाउंस करते ताकि पूरी क्लैरिटी आ जाती? देखिए, हम कोई स्प्रिंट नहीं कर रहे, लंबी रेस में है। हमको मतलब पाकिस्तान को बेहतर करना है और उसकी मईशत को बेहतर करना है। जो जितना इमरान खान साहब ने इस मईशत को पीछे ढकेला है, 4.25 साल में 20,000 अरब रुपए का कर्ज इन्होंने बढ़ाया है। जो अब हम जानते हैं कि 25,000 अरब रुपए का कर्ज लिया गया था 71 सालों में। 71 सालों में 25,000 अरब का कर्ज लिया गया और सिर्फ 4.25 सालों में इन्होंने 20,000 अरब का कर्ज ले लिया, यानी कि 80% कर्ज ले लिया, उतना जो 71 सालों में लिया गया था। ये खान साहब की हुकूमत की हकीकत है। खान साहब ने 2 करोड़ लोगों को ख़तरे गुर्बत के नीचे डाल दिया। खान साहब ने 60 लाख लोगों को बेरोज़गार कर दिया। खान साहब ने पाकिस्तान के 4 हाईएस्ट बजट डेफिसिट्स दिए आपको। खान साहब ने 9.1% ऑफ GDP, मेरे ख्याल से सेकंड हाईएस्ट बजट डेफिसिट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दिया। खान साहब ने नेगेटिव ग्रोथ आपको दी है जो 1952 के बाद दी है, मतलब 9.1 हाईएस्ट डेफिसिट था और सेकंड हाईएस्ट जो ज़ीरो नेगेटिव ग्रोथ दी वो सेकंड टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दी है। तो खान साहब ने नए तारीख रकम की है, मईशत के खिलाफ कोई मईशत के हक़ में नहीं करी। ये टर्फ लोन देकर जो ये ग्रोथ लेकर आए, जिसकी वजह से आज करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ है $6 बिलियन का 2 महीने के अंदर जो है रिजर्व गिर गया है। मैं उधर आ गया, अब मैं आ रहा हूँ आपके पास आऊँगा इधर। जी शोएब भाई जी एक मिनट। सैलरी वाले पे वो मैं हबीब जालिब की नज़म है ना, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानूंगा इंशाल्लाह। जी शोएब भाई, मैं आता हूँ, सबके पास आऊँगा। जी आज उसके बाद शोएब भाई आपके पास। दौर में 4 साल में जो कीमतें बढ़ी थी वो आपने 40 डेज में कर दी है, तो आपको आवाम के ऊपर रहम क्यों नहीं आ रहा? ये सारा इन्फ्लेशन का नंबर कहाँ जाएगा? लोग कहाँ से अफोर्ड करेंगे? आपसे बस जो बंदा 40 साल आप तनख्वाह के ऊपर दे रहे हैं, इसके अलावा तो सब लोग हैं ना, कैसे गुजारेगा? ये बात आपकी एकदम शोएब भाई एकदम दुरुस्त है। इसीलिए जो है वो शहबाज राना साहब की जो बात कर रहे थे कि यकमुश्त बढ़ा लो, हमने नहीं बढ़ाया। हम जितनी कोशिश कर सकते हैं, जितना सख्त सह सकते हैं उसको सह रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि इस वक्त जो सब्सिडी का हाल था, 120 अरब रुपए का नुकसान होता हुकूमत पाकिस्तान को। ये हुकूमत पाकिस्तान, पूरी हुकूमत चलाने का खर्चा 40 अरब रुपए, एक महीने का पूरी हुकूमत चलाने का खर्चा 40 अरब रुपए है। हम 120 अरब रुपए पेट्रोल में कैसे फूंक सकते हैं मेरे भाई? कैसे सब्सिडी दे सकते हैं? क्या हुकूमत को बैंकरप्ट करूंगा? क्या अपने मुल्क को खुदा न खास्ता डिफॉल्ट की तरफ लेके जाऊंगा? मैं क्या करूंगा? मेरे पास क्या ऑप्शन था? आप समझते हैं कि ये हम खुशी से कर रहे हैं, ये शहबाज शरीफ साहब आसानी से कर रहे हैं? मतलब ये बड़ी मुश्किल का काम है, लेकिन अब मजबूरी है कि हमको ये, आप जानते हैं कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस नहीं आता तो इमरान खान साहब भी ये नहीं करते। ये आज जो बातें कर रहे हैं इमरान खान साहब, गैर जिम्मेदारी की बातें कर रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट करेगा। एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को ऐसा नहीं कहना चाहिए, जो मुल्क खुदा न खास्ता माज़अल्लाह टूट जाएगा। ये साबिक वज़ीर आज़म ये कह रहा है इस मुल्क का, तो ये क्या हम उस तरफ लेके जाते मुल्क को? जी अशरफ साहब, तो IMF के प्रोग्राम को अपने एक्सटेंशन की तरफ
जी जी एक जी स्टेट बैंक के वर्क को 4 तारीख से पहले अखबार होना 4 तारीख से महीना हो गया लॉक एंड उसको दिलवार मांगा उसके अभी तक क्या वेरीफाई कर रहे हैं जी पहला वाला आपका स्टेट बैंक के गवर्नर पे आज प्राइम मिनिस्टर साहब आज तशरीफ़ लाएंगे, हम कल या आज या कल में मैं उनसे मशवरा कर लूँगा, फिर जैसा वो फैसला फरमाएंगे वो हो जाएगा। पहला आपका सवाल था जी एक्सटेंशन प्रोग्राम की, हमने वो इनसे गुजारिश करी है, IMF से बात करी है, वो इन पर इनफैक्ट बड़ी सहमत हैं, बड़े खुश हैं, लेकिन वो जो प्रोग्राम के एग्रीमेंट होगा तो उसमें वो आ जाएगा। मैंने $2 अरब की एक्सटेंशन भी कही है, मैंने कहा ये तो होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर भी हम IMF को भी किस्तें दे रहे होंगे वापस करने की, जो पुराने लोन थे, और अगर हम नेक्स्ट ईयर IMF किस्त हमको नहीं दे रहा होगा और हम दे रहे होंगे तो प्रोग्राम में ये कैसे हो सकता है कि हम प्रोग्राम में भी हों IMF के और हम IMF को पैसे दे रहे हों, लिहाजा वो बढ़ाना तकरीबन उनको ज़रूरी है, लेकिन देखें क्या होता है। जी जी मैं अब आऊँगा आपके पास। जी ये जो प्राइसेस आपने अनाउंस किए हैं 30 रुपीज़ पर लीटर, जी ये आप 31 मई को बढ़ानी थी, तो ये 2 दिन का गैप दे के क्या आप आवाम को गुमराह करना चाह रहे हैं? नंबर 1। दूसरी बात ये है सर कि आपको बाहर बैठे हुए नजर आ रही थी कि ये सारी चीजें भी वो कर रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट में आते ही आपने सारा बर्डन वहां पे डाल दिया। इमरान को छोड़े, साबिक गवर्नमेंट को छोड़े, आप पब्लिक का सोचे ना, आप गवर्नमेंट के जो अखराजात है वो क्यों नहीं कम कर, आप उन पर बर्डन क्यों डाल रहे हैं? मैं ये बड़ा अच्छा आपके बड़ी अच्छी बात है आपने की है। और एक दिन मेरे किसी जानने वाले ने भी, अजीज़ ने भी मुझे एक मैसेज भेजा था कि आप हुकूमत के नॉन सैलरीड एक्सपेंडिचर्स में 10% कमी कर लें। तो मैं आपको यही गुजारिश करना चाहता हूँ, आप मेरी बात को ज़रा सा गौर से सुनें कि पूरी हुकूमत जो है ना वो 40 अरब पे चलती है एक महीने के, पूरी हुकूमत। तो खर्चा अगर नॉन सैलरीड एक्सपेंडिचर्स को मैं 10% कम करता हूँ तो 2 अरब रुपये महीने के बचा लूँगा, क्योंकि 20 अरब रुपये सैलरी के होंगे, 20 अरब रुपये अदर एक्सपेंसेस के होंगे, तो 2 अरब रुपये बचा लूँगा। चलो मैं टोटल हुकूमत के खर्चे कम कर देता हूँ 10% से, तो 4 अरब महीने के बचा लूँगा। यहाँ पे आप 4 अरब रुपए एक दिन की सब्सिडी दे रहे हैं। इस सब्सिडी का हजम इतना बड़ा है, आप देखें, मुझे बतलाइए कि कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2-4 दिन मुशर्रफ साहब के ज़माने के अलावा कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुकूमत ने नुकसान पे पेट्रोल बेचा है? नहीं। क्या पाकिस्तान के अंदर हमेशा हुकूमत ने सबसे ज़्यादा आमदन अगर किसी एक हेड में ली है तो वो पेट्रोल के ऊपर टैक्सों में ली गई है? हाँ। क्या खान साहब की हुकूमत में भी इन्होंने 30 रुपये लेवी नहीं लगाई थी? जी हाँ। क्या उन्होंने IMF से वादा नहीं किया था कि हम 4 रुपये बढ़ा के 30 रुपये तक ले जाएंगे और 21 रुपये या 17 रुपये थी? जी हाँ। 10% उस वक्त सेल टैक्स था? जी हाँ। तो मुझे बताएं कि मैं कैसे नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ? ये मैं मतलब ये कि देखें, ये पैसे जो आप ज़्यादा आज पेट्रोल की मद में देंगे, आपके पास दूसरी चॉइस क्या थी? अगर नहीं देते और खुदा न खास्ता ये रुपया जो है वो डिवैल्यू हो जाता 200-250 रुपये, तो क्या महंगाई नहीं आती? तो दोनों तरफ से हम फंसे हुए थे। इधर सवाल एक लेके फिर उधर आता हूँ। जी भाई आप इसके बाद आपके पास। जी आपने कहा है कि IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, जो उन्होंने किया उसके मुताबिक ये है, और आप ये भी कह रहे हैं कि जून में वायदा हो जाएगा। इस वायदे के तहत लाइट डीजल पर PDL और पेट्रोल पर 30% करना है या 30 रुपये करना है, और GST 17%, और सब्सिडी भी आप अभी भी इस 30 रुपये इंक्रीज के बाद दी है। तो उस एग्रीमेंट से पहले ये तमाम चीज़ें पास ऑन होंगी। मैंने फिर एक मरतबा गुजारिश कर दूं कि हम इंशाअल्लाह ताला कोई टैक्स नहीं लगाएंगे पूरे जून के महीने में, नंबर 1। नंबर 2, वो जो मुआहदा होगा तो आप देख लेंगे कि वो वाला मुआहदा नहीं होगा, हम उसको चेंज करेंगे। जो तीसरी चीज़ जो है, और ये मैं लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह चुका हूँ, और इस बार मैं लेट मी क्लियर दिस से दिस, कि ये जो कीमत बढ़ा रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि IMF जो भी कहता हो ये बात सही है। आप हुकूमत पाकिस्तान नुकसान में थोड़ी बेच सकती है डीजल और पेट्रोल। मतलब आप ये सोचो इस किस्म का नुकसान में, जो हुकूमत 40 अरब रुपए में पूरी हुकूमत चलती है, वो 120 अरब रुपए की सब्सिडी दे सकती है। जिन ममालिक से आप जाके इमदाद मांगते हैं, पैकेजेस मांगते हैं, कर्ज मांगते हैं, जो कि तेल पैदा करते हैं, वो ममालिक से भी आप सस्ता पेट्रोल डीजल बेच सकते हैं। आज ईरान से डीजल आना बंद हो गया पाकिस्तान में स्मगल, क्योंकि हम इतना सस्ता डीजल बेच रहे हैं। तो ये आप छोड़ दें IMF क्या कहती है, आप अपनी भी तो सोच लगाएं ना। हम भी तो पाकिस्तानी इस मुल्क के जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं ना। हम क्या ये बेचना, ये मुल्क क्या इसका, ये मईशत क्या इसकी मुतहम्मिल हो सकती है? जी मैं आप इसके जी भाई वो भाई जी मेरा सवाल सर आपसे एक तो ये कि आप ये बार-बार कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के अखराजात कम भी कर रहे हैं, 4 अरब रुपये बचेंगे, तो उनकी चीज ऐसी माने हैं कि आप गवर्नमेंट से हट के जो मराहत याफ्ता तबका है कि पिछले साल की अभी रिपोर्ट आई है कि 2666 अरब रुपए उसको आप सब्सिडी देते हैं,
उसमें इदारे भी शामिल है, उसमें कारोबारी लोग भी शामिल है, आप उन पे कट क्यों नहीं लगाते? पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने जितने FTAs किए हुए हैं मतलब चाइना समेत बाकी ममालिक के साथ, जब आपको पता है कि आपका मुल्क इस सिचुएशन में है और वो मुल्क अफोर्ड करते हैं, ऐसी चीज़ें जिस पे आपने गैर जरूरी उनको छूट दी हुई हैं जो कि पाकिस्तान में भी बनती हैं, उसके बावजूद भरमार वहाँ से हो रही है, उनसे आप रीनेगोशिएट क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस में है, कम से कम जो ड्यूटी हमारा हक बनती है, टैक्स हमारा हक बनता है, जो इवन दैट पाकिस्तान में चीज़ें बनती है वो भी इम्पोर्ट करते हैं, उन पे आप जो है वो कोई जो है वो ड्यूटी जो लगती है वही लगाए। शुक्रिया भाई। देखें FTAs जब हम पिछली मरतबा थे और चाइना से सेकंड पार्ट FTA करना था तो हमने उसको रोका था, और FTA को रीनिगोशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हम अक्सर जो है वो रेगुलेटरी ड्यूटी लगा देते हैं और दूसरे ममालिक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा शफकत ही फरमाते हैं और कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लेते। हम उसका अक्सर जो है वो RDs लगा सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि पाकिस्तान में बन रही है लेकिन बाहर से आ रही है और यहाँ पे मार्केट वो हो गई है, हमको इंडस्ट्री पॉइंट आउट करती रहती है, हम उस पर RD लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप भी बता दीजिए, इंडस्ट्री तो बताती रहती है कि इस पे लगा दो, उस पे लगा दो, वो तैयार हैं हम। लेकिन ज़ाहिर है आप ये बात समझते हैं कि इंपोर्ट टैक्सेस भी अगर बहुत ज़्यादा कर लें तो उससे एक्सपोर्ट कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट की कॉस्ट बढ़ जाती है। और अक्सर चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं, देखें आप, हमारा इंपोर्ट जो है अगर 78 बिलियन का इस बार होगा तो उसमें 18 बिलियन तो खाली खाम ये जो ऑयल है, ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, 4-5 बिलियन खुर्दनी तेल है, 8 बिलियन के अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, कॉटन है, वीट है, तो मैं कहाँ पे इसके ऊपर टैक्स बढ़ा दूँ? लेकिन आपको पता है कि हम बहुत पैसे कमाते हैं इस पर टैक्स लगा के। 52% जो हुकूमत पाकिस्तान की आमदन है वो पोर्ट से आ रही है। और इनफैक्ट सच्ची बात यह है कि पहले 10 महीने में और शायद इस महीने में भी जो ग्रोथ हमारी आई है वो सिर्फ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे आई है। लोकल तो सेल्स टैक्स एक्चुअली कम हो गया है पिछले साल से। तो ये बात भी जी 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 इसके बाद जरूर आऊँगा। जी भाई, ये बात आपकी एकदम जी मैं समझ गया। जी देखें, ये बात में आप मुझे ये स्टडी मेरी नज़र से नहीं गुजरी तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये बात आपकी एकदम दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर एक मराठी याफ्ता तबका है जो कि एक ज़्यादा पावरफुल तबका भी है। साहिब सरवत लोगों को हम ज़्यादा सब्सिडीज़ देते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है, चाहे वो सस्ती गैस देनी हो, सस्ती बिजली देनी हो इंडस्ट्रीज़ को वगैरह वगैरह, और जो साथ साथ हम जैसे बिस्प के लोगों को पैसे इतने नहीं देते लेकिन हम सस्ते लोन्स दे दिए स्टेट बैंक ने, टर्फ के दीगर चीज़ें हम देते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन हमें आए हुए अभी 45 दिन हुए शायद मुझे, तो कुछ वक्त दीजिए इंशाअल्लाह ताला। और एक मरतबा मेरे ख्याल से अगले साल जब इलेक्शन होगा सितंबर अक्टूबर में और शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फिर जीतेगी और फिर इंशाअल्लाह हम आएंगे तो ये चीज़ें भी देख लेंगे। वो हो गया। अब इधर एक सवाल आपने उस दिन ये आप दोनों में आपस में कोई लड़ाई तो नहीं है ग्रुप में? इंटरनेशनल मीडिया को आपने इंटरव्यू दिया, आपने कहा कि रूस से जो है वो हम सस्ता तेल नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, ठीक है, पाबंदियों की वजह से। अब जो पूरा यूरोप जो है रूस से गैस भी लेता है, तेल भी लेता है, तमाम चीज़ें, उनके लिए कोई सेंक्शन नहीं और आपके लिए, और दूसरा इसके साथ ही इंडिया भी ले रहा है। दूसरा सवाल ये है कि जुलाई में क्या आप पेट्रोल और डीजल पर टैक्स और लेवी लगाएंगे? जी, गुजारिश ये कि पहले मैंने ये जुर्म सरजद नहीं किया जो आपने, जिसके ऊपर मुझे ताना दिया। मैंने ये नहीं कहा था कि हम लोग से नहीं ले सकते। मैंने ये कहा था कि हमने पिछली दौरे हुकूमत में 29 मार्च को 1 महीना और इमरान खान के दौरे के 1 महीना और चंद दिन बाद बहरहाल हमारा अदर साहब को वक्त मिल गया तो उन्होंने रूस को लेटर लिखा। आप ये देख लीजिए कि जिस दिन खान साहब तशरीफ़ लाए थे वापस मॉस्को से या रशिया से, उस दिन किसी अखबार में ऑयल का जिक्र नहीं है। अगर है तो मुझे दिखा दीजिए। सिर्फ वीट की बात होती थी और गैस की बात थी, और वहाँ के ये बात भी थे, ऑयल का कहीं जिक्र नहीं है। उसके बाद 29 मार्च को इन्होंने लेटर लिखा, एक अपनी रुखसती से 2-4 दिन पहले, और जब उनको यकीन था कि वो जा रहे हैं कि भाई हमको तेल दे दो, उस तेल का लेटर का कोई जवाब रशिया ने नहीं दिया। उसके बाद हमने अपने सिफारत खाने के अंदर एक सिफारतकार को भेजा रशिया के अंदर, ये हमारे दौरे हुकूमत में हुआ है, कि जाके बात करो कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले, और ये पूरा पोलाइट है, अदरवाइज दे कुड हैव रिटन अ लेटर एंड सेड नो, बट उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। और वो लेटर आज भी एग्जिस्ट करता है, तो दे कैन ऑलवेज रिप्लाई टू अस। उन्होंने कहा कि आपने वो उन्होंने ये भी पोलाइटली कहा कि 2015 का एक गैस का एग्रीमेंट था G2G, आपने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये बात है, आप खुद भी जाके मालूम कर सकते हैं कि ये बात है। तो उन्होंने, रशिया ने खुद उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। अगर वो बेचने वाला जवाब नहीं दे तो मैं ज़बरदस्ती ले सकता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, जो बात मैंने की थी, और CNN वाले तो इन्होंने मेरे ख्याल से वो बेकी एंडरसन साहबा ने ट्वीट भी की थी
कि मैं अब भी लेने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे कोई 30% सस्ता दे रहा है तेल तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, प्रोवाइडेड कि मेरे ऊपर सैंक्शंस ना आ जाएं उसकी वजह से। ये बात तो तय है। लेकिन अगर सैंक्शन मेरे ऊपर नहीं आते तो मुझे कोई सस्ता तेल दे रहा है तो मैं क्यों नहीं लूँगा। मुझे ना सिर्फ, और तीसरी बात ये कि वीट जो अगर वो उन्होंने इमरान खान साहब ने उधर बात की थी तो यहाँ पे ईसीसी ने उसका कोई वो नहीं की। वो ईसीसी की परमिशन G2G के अंदर जाके रशिया से बात करने की वो भी इस खाकसार ने दी है, वो भी उनकी हुकूमत ने नहीं दी 1 महीना और 5 दिन के अंदर कि जाके वीट ले लो। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि हम वीट रशिया से तो बातचीत शुरू कर दी, अगर यूक्रेन हमको वीट देगा तो हम उससे भी लेने के लिए तैयार हैं। हमें यहाँ पे हमारे पास 22 करोड़ की आबादी है, हमको उनके पेट भरना है, हमको मतलब जो भी वीट देगा हम उससे ले लेंगे, जो सस्ता वीट देगा उससे ले लेंगे। इसी तरह जो हमको सस्ता तेल देगा हम उससे ले लेंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। हमको सऊदी अरब डिफर्ड पेमेंट पे ऑयल देता है, वी आर वेरी हैप्पी टू बाय फ्रॉम देम। हमको अगर अल्लाह करे प्राइस वैसे ही कम हो जाए, लेकिन अगर कोई 30% तो मैं अभी आपके तवस्सुस से तमाम लोगों को ये कहता हूँ, तमाम ममालिक को ये कहता हूँ कि जिसको पाकिस्तान को 30% की अगर 29% डिस्काउंट देते हैं मैं तैयार हूँ लेने के लिए। अभी तक आप अच्छे टैक्सेस का नहीं बताया सर, साफ बात करते हैं। मैं आता हूँ। आप साफ बात करते हैं। अभी रिसेंटली जब आप अपोजिशन में थे आपने कहा था कि 137 रुपए लीटर एक गरीब आदमी पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता, एक पैसा नहीं बढ़ाने देंगे। जी सही बात है। 60 रुपए बढ़ा दिया है। आप इतराफ करते हैं कि पेट्रोलियम पर हर हुकूमत और हर जो वज़ीर खजाना है वो सियासत करता है और आपने भी वही रास्ता अपनाया। सेकेंडली, क्या ऐसी कोई प्रपोजल देंगे कि काबीना के अरकान, सेनेटर, MNA जो हैं उनको जो पेट्रोलियम पर सब्सिडी मिलती है, जो उनको पैकेज मिलता है उस पर 50% कट लगाते हैं ब्यूरोक्रेसी में? ये सवाल जो है ना ये आहिस्ते आहिस्ते आप लोग मुश्किल भी कर रहे हैं और आसान भी कर रहे हैं। ठीक है, और किसी का भी नाम ले ले भाई। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, मेरी बात मैं इतनी गुजारिश कर देता हूँ कि मैं गाड़ी भी अपनी चलाता हूँ और पेट्रोल भी अपने पैसे का लेता हूँ। मैं इस हुकूमत से ना मैंने गाड़ी ली है ना घर लिया है, ना एक्चुअली मैं अपने घर में रहता हूँ, पेट्रोल भी मेरा अपना है। ठीक है, तो ये तो भाई जितना मैं कर सकता था मैं कर लूँ, बाकी जज साहिबान से आप लोग खुद जवाब कर लीजिएगा। दूसरा आपका सवाल था तो ये मैं आपसे ये कह सकता हूँ, आपने टैक्स की बात करी है, जुलाई में लगाएंगे। कोई और सवाल नहीं है। सर एक बात कर रहे हैं, क्या आप गोहर एजाज की, आरफ हबीब की, AKD की, ये जितने भी टेक्सटाइल है ओनर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, ये तकरीबन 100 अरब रुपए सालाना आपसे गैस की और बिजली की अनटारगेटेड जनरल सब्सिडीज ले रहे हैं। आप अब हमें ये बता रहे हैं कि जब अगली दफा इलेक्शन जीत के आएंगे तो फिर उनकी सब्सिडीज विड्रॉ करेंगे। आप उनकी ये सब्सिडीज जुलाई से क्यों विड्रॉ नहीं करते, ताकि आपकी ये पोजीशन बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आप इक्विटेबल है, ट्रीटमेंट करें। और अमीर को आपको पहले करना चाहिए था, लेकिन अभी भी कर लें। देखें एक इसके अंदर ज़रा सी गौर बात फरमाइए। पाकिस्तान के अंदर हर सूबे को बराबर रेट पे गैस नहीं मिलती, आप जानते हैं, क्योंकि एक 158 आर्टिकल है जिसके तहत जिस सूबे में गैस आती है उस सूबे का पहले हक होता है। और इत्तेफाक ये है कि सिंध से तकरीबन 70% और बाकी KP से तकरीबन 30% गैस निकलती है। तो उनके शहरियों को तो हम पूरे पाकिस्तान में हर रेट सबको बराबर रेट पे देते हैं, लेकिन उनके फैक्ट्री वालों को हम सस्ती गैस देते हैं। अगर उनको सस्ती आप गैस दे रहे हैं तो क्या पंजाब के अंदर हम मिलें बंद करवा दें? क्या पाकिस्तान से हम एक्सपोर्ट बंद करवा दें? तो क्या हम एक्सपोर्ट ना करें? अगर हिंदुस्तान और बांग्लादेश और दीगर ममालिक अपने मुल्क के लोगों को, अपने मुल्क के सनतकारों को सस्ती गैस या सस्ती बिजली दे रहा है, तो हम क्या अपने मुल्क के सनतकारों को महंगी बिजली देकर गैस बंद करवा दें? बिजली देकर, उनकी महंगी बिजली देकर या महंगी गैस देकर उनको बंद करवा दें? तो ये हमको देखना पड़ता है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जस्ट गिविंग सब्सिडीज टू टेक्सटाइल मिल्स। मैं समझता हूँ आपकी बात, मैं आपकी बात पे एग्री करता हूँ टू वन एक्सटेंट, लेकिन दूसरे पहलू भी आप देखें कि ये हमें एक्सपोर्ट की भी ज़रूरत है और हमारे लोगों को हमको कंपैरेटिव रखना भी ज़रूरी है। और हमको अगर 2 सूबों के अंदर सस्ती गैस मिल रही है, जिसमें से एक का में से मेरा भी ताल्लुक है, और अगर एक सूबे में नहीं है गैस, तो क्या उनके यहाँ हम क्या पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट कर दें, बंद कर दें? तो ये भी आप ये भी चीज़ को मद्देनज़र रखिए। तो इसलिए ये बात हुई है और हम इसका कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं कि थोड़ी सी बिजली दे दें, थोड़ी सी गैस दे दें, ताकि उनका वारे में आता रहे। और हमारी कोशिश ये होती है कि एनर्जी कॉस्ट तकरीबन इक्वल रहे। हैविंग सेड दिस एक मिनट, इस वक्त जो इंटरनेशनल LNG की प्राइस हो गई है, कुछ तो
अल्लाह ताला की मेहरबानी से नवाज शरीफ की हुकूमत में जो सौदे हुए थे उसकी वजह से 5 सौदों की वजह से हमको सस्ती गैस मिल रही है। लेकिन जो खान साहब ने लॉन्ग टर्म और सौदे नहीं करे और 12 सौदे तक अभी तक नहीं पहुँचे और जिसकी वजह से स्पॉट रेट लेने पड़ रहे हैं, वो $30 की गैस मिल रही है। हम $30 की गैस लेकर $6 की गैस देना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और हमारी यहाँ पे क्योंकि रुपया भी डीवैल्यू हो गया तो हमारी वेल हेड कॉस्टिंग भी बढ़ गई है। तो इस वक्त हम सिंध में भी, केपी में भी, पंजाब में भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो उसको कुछ ना कुछ उसका सद्देबाब करना होगा, प्राइसेस को रैशनलाइज करना होगा। लेकिन नंदलेस वी विल एब्सोल्युटली मेक श्योर, आई वांट टू से दिस टू माय एक्सपोर्टर्स, आई वांट टू से दिस टू इंडस्ट्रियलिस्ट, कि हम आपको कंपैरेटिव रखेंगे, हम आपको इंटरनेशनली कंपैरेटिव रखेंगे और हम आपको इस किस्म का कॉस्ट बर्डन नहीं देंगे कि खुदा न खास्ता आपको तकलीफ़ हो। हमको ये बात भी पता है कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गए, तो वैसे भी ज़रा सा वर्किंग कैपिटल का भी मसला है। साथ साथ इंशाअल्लाह ताला जो काम पिछली हुकूमत ने नहीं किया, जबकि वो अनाउंस तो बड़ा कर देते थे DLTL ये DLTL वो, लेकिन पैसे नहीं देते थे, वो पैसे भी इंशाल्लाह हम आपको दे देंगे। लास्ट क्वेश्चन, एक मिनट ये सवाल पूछ लो, इससे पूछ लो, इससे पूछ लो सवाल, इसका गैस आऊँगा। हाँ, ये इतना बेचारा अच्छा आदमी है यार, देखो कितना मौजूद तरीका है। अब सवाल अच्छा पूछ लेना। प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने कहा कि गरीब आदमी का बहुत ही ख्याल है, और वाकई मुझे लगा कि आपको शायद बहुत ज़्यादा ख्याल है। अब तंज कर रहे हो। अब कह रहे हैं मुसद्दिक मलिक साहब के जहर खाने के भी पैसे नहीं है, आपका भी कोई बात है। सर आप जो 28 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं ना 2000 पे, मेरी एक ये तजवीज़ है आप वो 28 अरब भी वापस लें। सेकंड नंबर पे सर आप ये जो आउट ऑफ द बॉक्स, क्या आपके पास सोल्यूशन है? मेरे नज़दीक आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर एक सर सड़क पे चलते हुए को भी ये वजारत उज़्मा आपकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ये मिल जाए ना, तो सर वो भी यही डिसीजन ले लेगा। क्या आप गवर्नमेंट में आके पछता रहे हैं? आप चैन से सो रहे हैं कि आप जो स्टेप ले रहे हैं ये आप बहुत अच्छे स्टेप? मैं भाई जी मैं सच बता रहा हूँ आपको, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कि मैं 3-4 साल जब अपोजिशन में थे तो मैं कभी भी इतना सुबह जल्दी नहीं उठा हूँ। और मैं वो कहते हैं कि इमरान खान कहता था घबराना नहीं है, शहबाज शरीफ कहता है आपने सोना नहीं है। तो सारा दिन काम करना होता है, सुबह जल्दी उठ के ऑफिस आ जाता हूँ। मैं आपको सच नहीं पछता नहीं रहे, ये हमारा मुल्क है। अगर इसमें खान साहब ने 4 साल में इतनी खराबी की है तो 5 साल में और ख़राबी करते। ये हमारा मुल्क है, मुझे इसको सुधारना मेरा फ़र्ज़ है। देखो मेरी बात सुनो, ये नहीं है कि मेरा घर यहाँ पे, मेरा कब्रिस्तान भी यहाँ पे है, मैं यहीं पे मरूंगा और यहीं पे दफन होऊंगा। तो मैं इस मुल्क को मैं नहीं सुधारूंगा, आप नहीं सुधारेंगे तो कोई बाहर से आदमी आएगा सुधारने के लिए। और ये भी मैं आपको बता दूं चलूँ कि आप चले जाएं IMF में, जब तक IMF में जाते रहेंगे ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जब तक आप सऊदी से या चीन से या किसी से भी, भले जितना भी अच्छा मुल्क हो हमारा, कितना भी ब्रदरली मुल्क हो, अगर आप उसकी इमदाद लेते रहेंगे तो ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जिस दिन हम पाकिस्तान मिन्हासुल कौम डिसाइड करेंगे कि हम खुद चलेंगे आगे, तो इंशाल्लाह उसी दिन आगे बढ़ सकेंगे। हम इस मुल्क के अंदर $36 अरब का, $31 अरब का एक्सपोर्ट करते हैं, 8% ऑफ GDP एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये चीज़ों के बारे में हमको सोचना चाहिए। लेकिन ये साथ भी आप सोचें कि श्रीलंका जो है वो डिफ़ॉल्ट हो गया। एक श्रीलंका के किसी आदमी ने लिखा था कि पूरे दुनिया में आपको पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन नज़र आते हैं, श्रीलंकन इसलिए नज़र नहीं आता कि हर चीज़ को सब्सिडाइज़ करा हुआ है। हम आटे को सब्सिडाइज़ करते हैं, हम चीनी को सब्सिडाइज़ करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ दैट, आई एम प्राउड ऑफ माई प्राइम मिनिस्टर कि उसके दिल में गरीब के लिए दिल धड़कता है उसका, कि उसने कहा नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहता है कि नहीं आटा और चीनी सस्ती करेंगे। आई एम प्राउड ऑफ शहबाज शरीफ विद दैट। लेकिन हम अपना जेब देख के सब्सिडी दे सकते हैं, हम 120 अरब रुपए की सब्सिडी नहीं दे सकते। अगर कोई ये समझता है तो फिर आप ये मुल्क को धकेल रहे हैं बैंकरप्सी की तरफ। कि आपको ये नहीं पता कि इमरान खान ने ये सिर्फ हमारे खिलाफ ये बम लगाने के लिए किया था? कि ये बात तय नहीं है कि जब ये किया गया था उस वक्त भी मैंने जाके कहा था कि ये गलत स्टेप है, कि ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जा रहा है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। जितना भी कुछ लोग पाकिस्तान से जले हुए हों इस वक्त, पाकिस्तानी हो या गैर पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान कहीं डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, पाकिस्तान के कोई टुकड़े नहीं रहेंगे। ये इंशाल्लाह मुल्क मजबूत से मजबूत तर होगा। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चीन से पैसे मिलने के बाद पाकिस्तानी रुपया मज़ीद मुस्तहकम हो।